देखो हम लोग कल देखे थे क्लास 7वीं का सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 2 बिहार बोर्ड का है और आज दूसरा क्लास होगा यानी पार्ट 2। हंसना है तो बाहर चले जाओ, तो याद रख लो, बहुत सीरियस भी रहते हैं पढ़ाई के मामले में। चैप्टर भारतीय लोकतंत्र में समानता, ठीक है, क्लास दूसरा, आज दूसरा क्लास होगा। कल हम लोग थोड़ा सा भारतीय संविधान का समानता के बारे में हम लोग क्या करे थे, पढ़ लिए थे। भारत लोकतंत्र में समानता में पढ़े थे ना इसके बारे में। आज हम लोग क्या, आज उसी आधार पर हम लोग क्या जानने वाले हैं कि भारतीय संविधान समानता के सिद्धांत को स्थान देता है। तो भारतीय संविधान जो है भारतीय समानता को क्या देता है, स्थान देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक मूल अधिकार के रूप में, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में क्या बातचीत किया गया, सिर्फ और सिर्फ समानता का अधिकार के बारे में बात किया गया कि व्यक्तिगत जो होता है वो समानता कैसे होना चाहिए। किसी भी चीज़ के प्रति हमको भेदभाव नहीं करना, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, समुदाय हो, लिंग हो, समझ गया ना। किसी भी चीज़ के प्रति हमको भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बोलता है कि भारतीय संविधान समानता के सिद्धांत को क्या देता है, स्थान देता है। जब संविधान स्वीकार कर लिया है तो हमको भी स्वीकार करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूरा देश की संस्था है या देश का जो कानून है या देश जो है हमारा किस आधार पे चलता है, संविधान के आधार पे चलता है। संविधान में लिखी हुई आर्टिकल्स के अधिकार पे चलता है, अनुच्छेद के आधार पे चलता है, समझ गया ना। तो वही संविधान जिसके आधार पे ये देश, हमारा देश चल रहा है, हमारा राज्य चल रहा है, हमारा जिला चल रहा है, हमारा नगर चल रहा है, हमारा गांव शहर कस्बे ये सब चीज़ चल रहा है जिस नियमानुसार से, उसी नियमानुसार में क्या है, भारतीय संविधान वाला किताब है, उसी में लिखा हुआ। उसी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान समानता के सिद्धांत को क्या देता है, स्थान देता है। कहाँ से कहाँ तक, ये जो बात है समानता का जो बात जिक्र किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक मूल अधिकार के रूप में, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 326 के तहत, फिर अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद कितना, 326 के तहत जो है वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। भाई ये वयस्क मताधिकार क्या होता है ना, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं वयस्क मताधिकार, तो वहाँ पे हेडिंग बना दिया वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है कि समानता के सिद्धांत को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है, ठीक है। अब ये समानता के सिद्धांत का सुनिश्चित कैसे करता है, यहाँ पे लिख दिया कैसे, भारत के प्रत्येक नागरिक जिसका आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है लोकसभा राज्य की विधानसभा में मतदान करने का अधिकार होगा। समझ में आ गया कि वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हो गया कि ये समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। कैसे, तो भारत का जो होता है प्रत्येक नागरिक जिसका उम्र कितना हो, 18 साल हो या 18 साल से अधिक हो, 18 साल हो या 18 साल से अधिक हो, उसे जो है लोकसभा में और राज्य के विधानसभा में वोट डालने का क्या है, अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब साथ ही और क्या अधिकार है, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, मतलब 73वां संशोधन हुआ था और 74वें संशोधन, संविधान में 73 और 74 क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, ठीक है। जब ये संशोधन हुआ था इसके माध्यम से क्या बताया गया था कि पंचायत एवं नगर पालिकाओं में भी वयस्क मताधिकार दिया हुआ है। मतलब जनता वहीं पे नहीं सिर्फ लोकसभा या राज्य की विधान परिषद में ही सिर्फ वोटिंग नहीं कर सकता है, बल्कि वो साथ ही 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उस माध्यम से पंचायत स्तर पे जो चुनाव होता है उसमें भी वोट कर सकता है, और नगर पालिकाओं का भी वो जो वोटिंग होता है उसमें भी क्या कर सकता है, वो चुनाव कर सकता है। चाहे वो शहर वोटिंग हो, गांव स्तर का वोटिंग हो, उसमें भी क्या कर सकता है, अपना मतदान कर सकता है। तो वही वयस्क मताधिकार दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ कहाँ वोटिंग कर सकता है, इस वयस्क मताधिकार के अंतर्गत जो 326 के अनुच्छेद 326 में आता है वयस्क मताधिकार, ठीक है। इसके तहत एक भारतीय नागरिक जो है जिसका उम्र 18 साल या उससे अधिक का है तो वो लोकसभा, राज्य की विधानसभा और पंचायत में और नगर पालिकाओं में वयस्क मताधिकार दिया हुआ है। सब चीज़ इसके आधार पे वो वोटिंग कर सकता है। अब यहाँ पे वयस्क मताधिकार का मतलब क्या,
है ना, मन में सवाल है। संपत्ति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जाति, शिक्षित, गैर शिक्षित मतलब जो नहीं पढ़ा लिखा, गैर शिक्षित, इन सब पर विचार किए बिना प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार होना। मतलब अब किसी के पास संपत्ति ज़्यादा है, किसी के पास संपत्ति कम है, ठीक है, तो उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा वोटिंग डालने के लिए, दोनों वोट डाल सकता है, दोनों को समान अधिकार से वोट डाल सकता है, ठीक है। उसका चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना, या मूलवंश, जाति, शिक्षित या गैर शिक्षित, किसी भी चीज़ के प्रति जो दिया हुआ इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब कोई क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। और अगर सपोज डेट करो कि इसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी अभी क्या है, भारत के सबसे रिचेस्ट मैन है, ठीक है। अब रिचेस्ट मैन है, अगर नगर पालिका में वो आकर के वोटिंग करता है, सपोज डेट अगर वोटिंग करता है तो वो वोटिंग किया, और एक गरीब झोपड़पट्टी से एक नागरिक आकर के नगर पालिका के वोटिंग में आकर क्या करता है, नगर पंचायत में या आकर के वोटिंग करता है, तो उसकी भी वोट की कीमत कितना होगा, एक वोट की कीमत एक ही होगा, और आम जनता जो वोट दिया है उसका भी एक वोट का कीमत एक ही होगा। इन्हें कि उसके पास अधिक पैसा है, वो भारत का रिचेस्ट मैन है, तो उनका एक वोट का कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हम लोग गरीब हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं है, तो हमारा वोट का कीमत एक ही होगा। चाहे कितनों बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे संपत्ति में हो, चाहे धर्म में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, उसका वो भी वोटिंग करेगा तो उसका भी वोट का कीमत, वोट डालने का कीमत एक ही होगा, और आम नागरिक, आम जनता जो वोटिंग करेगा उसका भी वोट का कीमत एक ही होगा। वही नीचे में एग्जाम्पल में लिख चुके हैं कि प्रत्येक वोट की कीमत समान होगी, समझ गया ना, प्रत्येक वोट की कीमत क्या होगी, समान होगी। अब यहाँ पे आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता होगी, किसके समक्ष, विधि के समक्ष समानता होगी। इसका क्या अर्थ है, राष्ट्रपति से लेकर मजदूर वर्ग तक सभी लोग एक जैसे कानून से शासित होंगे। इस भारत का अगर सबसे पावरफुल और उच्चतम पद का बात किया जाए तो क्या है, राष्ट्रपति। सबसे उच्चतम पद क्या है, राष्ट्रपति पद है। और सबसे ज़्यादा अगर पद जो निपद देखा जाए, जो लाचार बेबस रहता है वो कौन रहता है, मजदूर ही रहता है ना, मजदूर रहता है। तो मजदूर वर्ग तक, चाहे वो राष्ट्रपति हो या मजदूर वर्ग हो, वो दोनों राष्ट्रपति से लेकर के मजदूर वर्ग तक सब पे एक जैसा कानून लागू होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा उस कानून में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं आरपी एक्ट 1951। आरपी एक्ट 1951 के बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे। आरपी एक्ट 1951 जितना मजदूर पे लागू होगा उतना ही राष्ट्रपति पे भी लागू होगा। आरपी एक्ट 1952 जितना मजदूर पे लागू होगा उतना ही राष्ट्रपति पे भी लागू होगा। अब शॉर्ट में समझ लो, आरपी एक्ट 1951 क्या कहता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नियम, मतलब आरपी एक्ट जो 1951, आरपी एक्ट 1951 ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होता है उसका नियम क्या होगा। नियम समझता है ना, बैनर कितना छपवाना, कितना पैसा छपवाना, प्रचार प्रसार करने का कितना पैसा लगता, कितना पैसा खर्च करना। आप मनमानी पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, आप कमा लिए हैं तो आप अपने पैकेट से पैसा अनाप शनाप नहीं खर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप पे केस हो जाएगा। और गैर जिम्मेदारी रूप से आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, वोट आप नहीं खरीद सकते हैं, समझा गया ना। इसका नियम बनाने का काम करता है आरपी एक्ट के तहत, इसके द्वारा क्या नियम बनाया गया है, समझ गया ना। ये यही कहता है आरपी एक्ट 1951, जिसके बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे। और आरपी एक्ट 1952 क्या कहता है कि राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के नियम ये निर्धारित करता है कि यहाँ तो जनता वोट करता है, लोकसभा और विधानसभा में कौन जनता वोट करता है, सभी नागरिक वोट करता है, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट नहीं करता है। जनता जिस एमएलए को चुनता है, जिसको हम लोग विधायक बोलते हैं, वो विधायक भी वोटिंग करता है, चुनता है, और वो चुनने के बाद चुनता है जिनका अधिक बहुमत होता है उनको राज्यपाल बनाया जाता है, विधान परिषद बनाया जाता है, समझ गया ना। तो यहाँ राज्यसभा में और विधानसभा में जो वोटिंग का नियम होता है वो कौन करता है, विधायक यानी एमएलए करता है। वो इस नियम के तहत हम लोग कल देखेंगे, पहले तो इसको देखेंगे, हो सकता है इसी में क्लास ओवर हो जाए, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़े। लेकिन अब एक बात देखो, यहाँ पे
अब यहाँ पे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति है तो इसका मतलब कि राष्ट्रपति हो या मजदूर वर्ग का व्यक्ति हो, दोनों पे क्या है, समान नियम लागू है, समान कानून लागू है। समान कानून लागू है इसका क्या अर्थ हुआ, जितना मजदूर पे कानून लागू होगा उतना ही राष्ट्रपति पे लागू हो सकता है। अब सवाल यहाँ पे यह है कि अब मान के चलो हमें राष्ट्रपति पद दे दिया गया है या राज्यपाल पद पे हम है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम संविधान के विरुद्ध काम करेंगे, नहीं है ना। अब संविधान के विरुद्ध, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है कि राज्यपाल के पास भी बहुत ज़्यादा पावर है। इतना पावर है उन लोग के पास कि होता क्या है कि आर्टिकल 361, कितना, आर्टिकल 361 मजबूत बनाता है किसको, राष्ट्रपति पद को और राज्यपाल पद को। इतना मजबूत बनाता है कि जब तक उस पद पे है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे है, राज्यपाल राज्यपाल के पद पे है, उन्हें उस पे कोई भी प्रकार का केस नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार का वो अगर स्पीच कहीं पे दे रहा है, भाषण दे रहा है, भाषण देने में अगर कुछ अपशब्द भी हो गया तो उसके लिए हम उसको ट्रोल नहीं कर सकते हैं, उस पर FIR दर्ज नहीं होगा, कोर्ट के तरफ से भी कोई उस पर जोर नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा, समझ गया ना, किसी भी तरह से। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 361 जो होता है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट दे के रखा है कि वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करेगा। आर्टिकल 361 को भी डिटेल से पढ़ेंगे, क्या छूट मिला है, कैसे छूट मिला है। उसके बावजूद भी अब मान के चलो अब इतना छूट दिया है, संविधान उसको पावर दिया हुआ है काम करने के लिए, ताकि निष्पक्ष होकर वो क्या कर सके, काम कर सके, किसी के दबाव में ना आ सके। अगर मान के चलो अगर ये पावर नहीं देता राष्ट्रपति और राज्यपाल को, वो खुल के काम नहीं कर पाता। कोई भी नेता आता उसको केस के चपेटा में क्या करता, घसीट लेता, उसको काम करने सही तरह से नहीं दे पाता। इसलिए कोई केस का प्रावधान ही नहीं जब तक राज्यपाल और राष्ट्रपति। लाइट को अब ये भागना था, लाइट अचानक भाग गया, चलो। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, हम हाँ, राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास एक विशेष क्या है, पावर दिया गया है। अगर जब तक वो पद पे है तब तक हम उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं कर सकते। वो किसी के दबाव में नहीं आ सकता है, किसी के भी दबाव में नहीं आ सकता। अब जब नहीं आ सकता, ये पावर मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बंदूक उठाए जाके आम पब्लिक को मार दिए। अगर बंदूक उठा कर हम आम पब्लिक को मार देंगे तो उसका भी नियम है, प्रावधान है। गए जानबूझकर किसी पब्लिक को मार दिए, तो किसी पब्लिक को मार दिए तो कौन सा केस हो गया, मर्डर केस हो गया। मर्डर केस हो गया तो आर्टिकल 302 302 आर्टिकल 302 के तहत हत्याकांड के या मर्डर केस में तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। और हत्या जब 302 के तहत जो किसी का मर्डर करता है, जानबूझकर कर किसी का मर्डर करता है, तो वो उसमें 2 ही सज़ा है। एक तुम्हारा मृत्यु दंड जिसे फांसी कहा जाता है, एक होता है जीवन भर कारावास, जो पूरी जीवन तुम्हें जेल में बिताना पड़ सकता है अगर जानबूझ कर हत्या करता है। तो वो कम, अब मान के चले राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है, वो जाकर अगर ऐसा कर देता है तो इसके लिए प्रावधान है। प्रावधान क्या है इसके लिए, सबसे पहले उसे पद से हटाया जाएगा। क्या किया जाएगा, पद से हटाया जाएगा। तो पद से जो हटाएगा तो कोई एक प्रक्रिया होगा ना, पद से हटाने का जो प्रक्रिया है वो है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत हम राष्ट्रपति को जो है ना पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर ऐसा वो रास्ता अपनाता है तो पद से क्या कर सकते हैं, उसको हटाया जा सकता है। कैसे, जैसे सांसद में क्या होता है, लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा में और राज्यसभा में राष्ट्रपति के इस व्यवहार के प्रति आवाज़ उठाएगा, बहस होगा संसद में, समझ गया ना। तो दो सांसद कितना, दोनों सांसद में, लोकसभा में भी और राज्यसभा सांसद में भी बहस होगा। बहस होने के बाद 2/3 राज्यसभा का और 2/3 लोकसभा का सदस्य सहमत होना चाहिए इस चीज़ से। अगर सहमत है तो उसे पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और जैसे ही पद से हटाया वो आम नागरिक बन गया, उसका पावर 0 हो गया। अब उस पर कार्रवाई की जा सकती है, समझ में आ गया। तो अब कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, अगर वो मर्डर किया है तो धारा 302 चला देंगे, अनुच्छेद 302 चला दिया जाएगा उस पर, और जेल में रहेगा, पूरी ज़िंदगी जेल में से रहेगा। समझ में आ गया। और राज्यपाल को 156 आर्टिकल 156 के तहत हम हटा सकते हैं, ठीक है।
अब राज्यपाल का जो नियुक्ति करता है, जो चुनने का काम करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो आर्टिकल 156 जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे। आर्टिकल 156 में क्या होता है? आर्टिकल 156 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल का चुनाव करता है, और जब नियुक्त तो वही कर रहा है, चुनाव वही कर रहा है, तो हटाने की पावर किसके पास? राष्ट्रपति के पास ही पावर होता है। तो राष्ट्रपति जो अगर राज्यपाल अगर संविधान के विरुद्ध जाके कोई काम करता है, या सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, या मनमानी तरह से काम कर रहा है, ये ऐसा अगर काम करता है, तो राष्ट्रपति उसको पद से हटा देगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद से हटा देगा, बिना कारण बताए हटा सकता है इस अति के तहत। तो समझ में आ गया? तो सत्ता का दुरुपयोग हम लोग नहीं कर सकते किसी भी पक्ष में। आज जितना समझा है समझ में, आई होप कि आ गया होगा। अब कल जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले, तो हम लोग क्या करेंगे? आरपी एक्ट 1951 देखेंगे कि ये होता क्या है। समझ में आ गया? आरपी एक्ट 1951 के बारे में देखेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया ना? क्या है मताधिकार, क्या होता है, और कैसे भारतीय संविधान समानता के सिद्धांत को स्थान देता है। समझ गया ना? और ये बतला चुके, कल भी बतलाए थे कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक ये सब चीज़ दिया गया। समझ में आ गया? क्लियर? अब नोट कर लो, बाकी बात अब कल देखते हैं। कल ये एक्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से।